इसका पढ़ पढ़ के माशाल्लाह। कल बहुत नुकसान किया आप लोगों ने लेक्चर का पार्ट बी छोड़ के। घर में कितने लोग खड़े हो गए थे जब मैंने कहा था खड़े हो जाएं? 1 2 3 बस। उसने लिया हो तो पता हो ना। माय डियर, चैप्टर नंबर 20 निकालने 7 वाले की बुक का। माय डियर 7 वाले की बुक का, 7 वाले की बुक का। आपको समझ नहीं आ रही? 7 वाले की बुक का चैप्टर 20। माय डियर सेक्शन 8B निकालने माय डियर। ये क्यों कुछ लोग नहीं देखते जब माय डियर कहा जाता है? क्योंकि हम बियर हैं। ओके अच्छा, अभी ये टेस्ट का सॉल्यूशन याद कराइएगा, इन पे डिस्कस करना है। आपसे शेयर तो हो गया था आपसे शेयर तो हो गया था, लेकिन ऑब्वियसली उसमें ना मसले मसाइल हैं जो आपको आएंगे। दैट्स व्हाई वो टेस्ट का सॉल्यूशन आपसे डिस्कस करना है। तो जब क्लास ख़त्म होने के अंदर जो है वो 1 मिनट रह जाए ना, तो याद कराइएगा इंशाल्लाह। बस फिर हम आगे एक्सटेंड कर लेंगे, जिन्होंने जाना होगा उनको ऑनलाइन दे देंगे। अब और क्या कर सकते हैं अब हम। R2 वालों को तो आज खुला टाइम दिया हुआ है। पेज 519। मैक्सिमम इनपुट कितना माइनस किया जा सकता है हाइब्रिड में लेट आने पे? बताएं, हाइब्रिड में लेट आने पे मैक्सिमम कितना इनपुट माइनस किया जा सकता है? आउटपुट के 90% तक। और अगर जल्दी आ जाए हाइब्रिड में तो भी आउटपुट के 90% तक। A registered person shall not be allowed to minus input exceeding 90% of मैक्सिमम कितना इनपुट माइनस किया जा सकता है? आउटपुट के 90% तक। A registered person shall not be entitled to minus input in a month exceeding 90% of output. अच्छा, ये जो एक्सेस होता था इसका क्या करते थे? एक्सेस इनपुट को कैरी फॉरवर्ड कर लेते थे। एक्सेस शैल बी कहां? टू द नेक्स्ट टैक्स मंथ। इसको अगले महीने कैरी फॉरवर्ड कर लेते थे। एंड शैल बी कंसिडर्ड एज इनपुट फॉर दैट मंथ। और हाइब्रिड में तीसरी रो में ये अगले महीने का इनपुट समझा जाएगा। हाइब्रिड में तीसरी रो में ये अगले महीने का इनपुट समझा जाएगा। तो भाई पहली तो बात यह है कि इनपुट को रिस्ट्रिक्ट करना है 90% के आउटपुट, 90% आउटपुट तक। और दूसरी बात यह है जो बच जाएगा इसको हम न्यूमेरिकल के बॉटम पे आके कैरी फॉरवर्ड कर लिया करेंगे और अगले महीने में डाल दिया करेंगे। अच्छा, बोर्ड इसके रिफंड का तरीका भी बता सकता है। बोर्ड इसके रिफंड का तरीका भी, रिफंड तो होता है फिर कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, फिर तो गवर्नमेंट से जाके पैसे वापस लेंगे। चलें वो देख लेते हैं। वैसे ये रिफंड का तरीका यहां इसने बता दिया है नीचे आके ना, तो आप अभी से लाइन खींच लें। बोर्ड उसके रिफंड का तरीका भी बता सकता है। धुंध में निकल जाया करें वॉक करने और वापसी पर रास्ता भूल जाया करें। आगे चलें। इनपुट टैक्स ऑन फिक्स्ड एसेट्स, इनपुट टैक्स ऑन फिक्स्ड एसेट्स शैल नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू 90% ऑफ आउटपुट। ये तो आपको पता होगा कि फिक्स्ड एसेट्स का इनपुट हम 90% ऑफ आउटपुट तक रिस्ट्रिक्ट, लेकिन ये दो ही फिक्स्ड एसेट हैं, मशीन और इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर। इट शैल नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू 90% ऑफ आउटपुट। अच्छा, इसका इस लाइन का क्या मतलब है? बोर्ड में एक्सक्लूड एनी पर्सन फ्रॉम द एम्बिट ऑफ अबव प्रोविजन। यार ये आप लोग बहुत अच्छा करें, जो साथ साथ याद करें ना। कल आप लोगों ने सेक्शन 8 किया, 8B, आई रियली अप्रिशिएट। तो हाइब्रिड में लेट आने पे हम आखिरी पॉइंट दोबारा पढ़ेंगे। बोर्ड अगर चाहे
तो किसी बंदे को इस सेक्शन के बारे में रिलैक्स कर सकता है कि उस पर ये सेक्शन लगेगा ही नहीं। तो लगेगा ही नहीं का क्या मतलब है? अब फिर ये 90% की रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं, सारा माइनस कर लो, कोई मसला नहीं, सारा माइनस कर लो। अच्छा जी, अच्छा जी, अब रिफंड का तरीका देख लें। ये हमारा मशहूर ज़माना पेज है, आपको पता है 532, 32 गुल होने से याद रहता है ये 532। कितना माइनस करना चाह रहे थे, लेकिन 90% ऑफ आउटपुट कितना है, कितना माइनस हुआ, कितना फिर कभी 200। हमारा महीना जनवरी वाला माइनस नहीं हो सका, तो कैरी फॉरवर्ड कर लें फरवरी में, फिर भी नहीं माइनस हो सका मार्च में, फिर भी नहीं माइनस हो सका तो कैरी फॉरवर्ड कर लें अप्रैल में, फिर भी नहीं माइनस हो सका तो मई में, फिर भी नहीं माइनस हो सका तो जून में, फिर भी नहीं माइनस हो सका तो अब आप रिफंड ले लें, कैरी फॉरवर्ड करना बंद करें अगस्त के महीने में। साल खत्म होने के 2 महीने बाद अगस्त के महीने में आके आप क्या करें, रिफंड ले लें। तो ये तरीका है माय डियर कि जो इनपुट माइनस नहीं हो सकता उसको कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं, और साल जब ख़त्म हो जाता है 30 जून आ जाता है तो उसके दूसरे महीने में आपको क्या मिल जाता है, रिफंड। हुकूमत कहती है यार ये पैसा वापस ले लो, बस कोई मसला नहीं। चलें पेज 532 पे जाके आप भी इसकी बत्ती गुल कर दें। ये चाहे दिसंबर से स्टार्ट हो, चलेगा जून तक। इनपुट को कैरी फॉरवर्ड, भाई कितनी देर लगा दी आपने नोट करने में, सारे नोट कर भी चुके हैं। इनपुट को कैरी फॉरवर्ड करते रहें करते रहें करते रहें, अगर फिर भी ना कैरी फॉरवर्ड हो सके तो अगस्त में जाके इसको क्या मांग लें, रिफंड मांग लें। वेयर इनपुट इज रिस्ट्रिक्टेड अप टू 90% ऑफ आउटपुट, एन एडजस्टमेंट और रिफंड, एन एडजस्टमेंट और को ब्रैकेट में ले लें, बस रिफंड, एन एडजस्टमेंट और रिफंड विल बी अलाउड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन को क्या अलाउ हो जाएगा माय डियर, रिफंड। A refund will be allowed to a registered person. For claiming the refund, refund लेने के लिए क्या तरीका है, the person should fulfill the following conditions. आपने ये conditions पूरी करनी है। बकरा मंडी जावांगे, बकरा लेके आवांगे, कुकड़ खाका थक गया मैं, हुण ईद ते बकरा खावांगे, कैरी फॉरवर्ड कर कर थक गया मैं, हुण मैं की कराने, रिफंड। फॉर क्लेमिंग द रिफंड द पर्सन शुड फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस। रिफंड लेने के लिए आपने ये कंडीशंस पूरी करनी है। कंडीशंस क्या हैं,
अगर इस बंदे का ऑडिट होता है कंपनी लॉ के तहत, यानी कंपनी है ये, तो फिर आपने एक स्टेटमेंट जमा करानी है अपने सालाना अकाउंट्स के साथ, और वो अकाउंट्स भी ऑडिटर ऑडिट करके लाए। तो जब आप एक स्टेटमेंट जमा करवा देंगे, स्टेटमेंट का मतलब है आप लिख के दें कि यार मुझे ये पैसे वापस करो, बस हो गई मेरी कैरी फॉरवर्ड कर करके। द पर्सन शुड फर्निश अ स्टेटमेंट, बोले द पर्सन शुड फर्निश अ, अमरूद फर्निश करें, शुड फर्निश अ स्टेटमेंट, लसूड़ा फर्निश करें, शुड फर्निश अ स्टेटमेंट, किसके साथ? अलॉन्ग विद पकोड़े, अलॉन्ग विद एनुअल ऑडिटेड अकाउंट्स, खुद ही ऑडिट करके, सर्टिफाइड बाय द, तो आपको क्या मिल जाएगा? रिफंड। इन केस ऑफ अदर पर्सन से क्या मराद है? लिखे इंडिविजुअल्स और एओपीज। अच्छा वाला बड़ा बच्चा लग रहा होता है आपके साथ बैठा हुआ, थोड़ी देर बाद मुंह में बॉल पॉइंट डाल लेता है, कभी बाएं हाथ से पानी पीने लग जाता है, बंदा समझता है ये बड़ा हो गया है, लेकिन अच्छा जी। इन केस ऑफ अदर पर्सन के केस में अ पर्सन शुड फुलफिल द कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। फिर आपने कंडीशंस पूरी करनी है जो बोर्ड ने बताई हैं। हाँ, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, इंडिविजुअल यूपीस के लिए क्या कंडीशंस हैं यहाँ लिखी हुई हैं या बोर्ड बताएगा? बोर्ड ने बता दी होंगी, हमें आई कि अपने नहीं बताई, बस ठीक है, नहीं होंगी हमारे सिलेबस में। द रिफंड ऑफ इनपुट shall be made on salana basis. Refund of input shall be made on salana basis, mahana basis, salana basis. In the second month कौन सा होता है साल के बाद? जरा देखें, अगस्त। The refund shall be made on salana basis, साल में एक ही दफा रिफंड मिलेगा। In the second month after the end of financial year, किसी को पता है एंड कब होता है फाइनेंशियल ईयर? 30 जून। और उसका सेकंड मंथ कोई ईयर बताए कितना, कौन सा? अगस्त। तो लिख ले अगस्त। सुभान अल्लाह, कल इतवार आ रहा है, ओए होए होए, पढ़ के लटू चाह देंगे। और भाईजान तो महीना डेढ़ रह गया पीछे, तो फरवरी में तो वैसे ही बच्चों की फूकें निकली होती हैं, तो जिन्होंने अभी फूकें निकाली होती हैं वो उस वक्त रिलैक्स बैठे होते हैं। कम से कम इतना तो होना चाहिए ना आप लोगों में सब में, कि ये जो सेल्स टैक्स 30 नंबर का है, ये तो मेरा तैयार है, फरवरी में अब इनकम टैक्स रिवाइज करूंगा, और वो जब आप लेके बैठेंगे आपको वैसे ही याद आ जाएगा, बिजनेस कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी, अदर सोर्स टैक्स क्रेडिट्स, मैंने चैप्टर 1 to 3 वैसे ही किया हुआ है, वो आपको वैसे ही याद आ जाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप बड़े रिलैक्स हो सकते हैं अगर आप ये सेल्स टैक्स को जो है, और मेरे भाई ये चैप्टर 20 को आपने रगड़ देना है। रगड़ना मतलब ये नहीं कि ऊपर खड़े होकर रगड़ना है इसको, चैप्टर 20 को आपने रगड़ देना है, कल चैप्टर 20 फारग हो जाए, और अगर साथ चैप्टर 3 भी रगड़ा जाए तो आप ही रगड़े जाएंगे, मैं कह रहा हूँ। चैप्टर 3 भी कल एजेंडे में रख लीजिएगा। वैसे तो आपको सॉरी रिवीजन प्लान दिया हुआ है, आई टेक माय वर्ड्स बैक, ओके। अच्छा, द बोर्ड में प्रेस्क्राइब अदर लिमिट ऑफ इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट। अदर लिमिट कोई बता दें माय डियर, अदर लिमिट बता दें इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट की। 93% कर लें, बोर्ड अगर चाहे तो कर दे, अब मैं क्या करूं, 93 कर दे या 94 लिख लें आप लोग, आपके रजिस्टर तक पहुंचे बंदे 95 हो जाना, मुझे पता है, साथ वाले 96 लिखना है, जो मर्जी लिख लें, तो बोर्ड जो मर्जी कह दे। फिलहाल आजकल कितनी चल रही है अदर लिमिट, फिर वो बता दे तो मर्जी है बोर्ड की। माजरत भाई, किसी स्टूडेंट ने कल बताया कि जिस वक्त आपने कहा खड़े हो उस वक्त आपने उसके बाद कहा नहीं बैठे, तो वो पार्ट बी में पूरे खड़े रहे, तो माजरत भाई सॉरी, एक स्टूडेंट ने बताया मुझे कि आपको क्या। पॉइंट नंबर 4A, आई एम सीरियस, 4A के बाद 5 की तरफ आ जाए, 5 की तरफ। एन ऑडिटर फाउंड गिल्टी, अगर एक ऑडिटर को गिल्टी, अगर एक ऑडिटर को गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, अच्छा, ऑडिटर फाउंड गिल्टी, ऑडिटर को गिल्टी मिली, कौन सी गिल्टी मिली? मिसकंडक्ट वाली। अगर ऑडिटर ने
ये वाला सर्टिफिकेट जमा कराने में गड़बड़ कर दी, अगर ऑडिटर ने ये वाला सर्टिफिकेट जमा करवाने में गड़बड़ कर दी तो क्या कहा जाएगा? ऑडिटर फाउंड गिल्टी। तो क्या कहा जाएगा? गिल्टी कौन सी? अच्छी कंडक्ट या मिसकंडक्ट? इस कंडक्ट का नाम क्या है? मिसकंडक्ट। मिस का नाम क्या है? मिसकंडक्ट। एन ऑडिटर फाउंड गिल्टी ऑफ misconduct in furnishing the above certificates shall be referred to police, shall be referred to Pakistan Cricket Board। बल्लों से इसकी खबर लो, ये 2 नंबर ऑडिटर है। shall be referred to हॉकी काउंसिल, इसको हॉकियों से shall be referred to council for disciplinary action under chartered accountants ordinance। तो सिंपली इसको ठोकर छोड़ाएं, उनसे पूछें ये क्या बच्चा निकाला तुम लोगों ने, प्लीज आस्क देम, ये इस तरह के तुम लोगों ने सीए निकाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग तो कुछ और ही हैं अब। यू विल ऑलवेज बी हैविंग अ गुड कंडक्ट हाइब्रिड में लेट आने पे। बहुत जज्बा चाहिए इतना लेट आने के लिए, हमारे जैसा तो सोच सोच के बेचारे की बस हो जाए। पॉइंट 6, वेलकम तो करें ना, आने वाली जगह तो दे प्लीज। इन केस, पानी से नहीं पेश करें, इन केस प्लीज पानी पेश करें, बिस्किट जल्दी जल्दी। इन केस अ टायर 1 रिटेलर, टायर 1 रिटेलर कौन से होते हैं, किसी को याद हो? बड़े वाले या छोटे वाले? बड़े वाले होते हैं भाई टायर 1। अदर, अच्छा, मैन्युफैक्चरर में छोटे वाले होते हैं कॉटेज इंडस्ट्री, और बड़े वाले होते हैं अदर देन कॉटेज इंडस्ट्री, और इधर होते हैं बड़े वाले टायर 1 और छोटे वाले अदर देन। इन केस अ टायर 1 रिटेलर does not integrate his retail outlet during a month or part thereof, integrate the retail outlet, किससे इंटीग्रेट करनी होगी रिटेल आउटलेट का डेटा? एफबीआर से। तो इंटीग्रेट ना करे, द एडजस्टेबल इनपुट टैक्स फॉर होल ऑफ दैट मंथ, फॉर होल ऑफ दैट टैक्स मंथ शेल बी रिड्यूस्ड बाय, तुम्हारी इंटीग्रेशन चाहे अल्लाह आपका भला करे पूरे महीने ना रहे या पूरे महीने का कुछ हिस्सा ना रहे, एक दिन भी तुमने इंटीग्रेट करना भूल गए और 29 दिन किया, या पूरे 30 दिन इंटीग्रेट करना भूल गए, सजा पूरे महीने की मिलेगी। पूरे महीने का इनपुट आपका क्या हो जाएगा? डेड। लेकिन कितना? शेल बी रिड्यूस्ड बाय, आउटपुट कितना है इस बंदे का? 70, इनपुट 40। इससे गलती क्या हुई? was not integrated his आउटपुट कितना? 70, इनपुट 40, shall be reduced by, तो मेरे ख्याल से तो फिर 40% बच गया ना। देखे ना, 40 में से जब 60% माइनस कर दिया तो इससे कितने परसेंट बच गया? 40। तो इसको 90% ऑफ आउटपुट से कंपेयर करेंगे, वो बात अपनी जगह, ये नहीं कि 90% ऑफ आउटपुट से कंपेयर नहीं करेंगे, वो करेंगे। आप बता दें जी कैसे माइनस करने की इजाजत होगी? एक्चुअल इनपुट माइनस 60% ऑफ इनपुट, 60% इनपुट का ही लेना है, 60% ऑफ इनपुट, ये रिड्यूस कर दिया, बाकी कितना बच गया वैसे? 40%। ये किन के लिए सजा है? नहीं, टायर 1 रिटेलर्स के लिए नहीं, वो टायर 1 रिटेलर्स जो अपने आप को इंटीग्रेट ना करवाएं। नहीं, अच्छा जी, फॉलोइंग डेटा इज प्रोवाइडेड बाय एन एंटिटी मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पाकिस्तान में अगर बनना शुरू हो गई हैं। आउटपुट है 93, इनपुट है 170। इनको इनपुट किस हद तक माइनस करने की इजाजत है? जितना आउटपुट है उससे ज्यादा नहीं। अब देखने में ये एक सजा है, देखने में ये एक सजा है, लेकिन हकीकत ये है कि इसमें बाकी डेड हो जाएगा। हकीकत ये है कि
असल में जिन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनानी थी उन्होंने ये सोचा कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ज़्यादा सामान बाहर के मुल्क से मंगवाएंगे, इस वजह से उनकी इंपोर्ट की परचेज प्राइसेस बढ़ गई। तो हुकूमत ने उनको कहा लोकल चीज़ें बनाओ। उन्होंने कहा लोकल चीज़ें तो अभी मुश्किल है बनना, बाहर से ही सारा सामान मंगवाएंगे। तो फिर हुकूमत ने इनको डिस्करेज किया कि तुम्हारे तो फिर इनपुट ही आसमानों पर हर वक्त पहुंचे होने हैं, तो हम तुम्हें इनपुट उतना ही माइनस करने देंगे जितना, ताकि तुम लोग मजबूर हो लोकल प्रोडक्शन करने पे और पाकिस्तान में चीज़ें बनाओ, ताकि परचेजेस तुम्हारी महंगी ना पड़े, परचेजेस तुम्हारी सस्ती हो जाए और लोकल इंडस्ट्री भी इनकरेज हो। इस वजह से इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वालों को सजा दी है कि तुम्हें इनपुट कितना माइनस करने की इजाज़त है। इनका इनपुट क्यों बढ़ जाता था? क्योंकि ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करते थे और इंपोर्टेड चीज़ें अक्सर महंगी होती हैं। इनपुट टैक्स अलाउड फॉर लोकली मैन्युफैक्चर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, काम तो अच्छा कर रहा है। इनपुट टैक्स अलाउड फॉर लोकली मैन्युफैक्चर्ड व्हीकल्स शैल बी अलाउड अप टू आउटपुट। फिक्रा याद करें, इनपुट शैल बी अलाउड अप टू आउटपुट, बार बार बोलें, इनपुट शैल बी अलाउड अप टू आउटपुट। और नीचे फिक्रा मेन क्या था? इनपुट शैल बी रिड्यूस बाय 60%। और ऊपर फिक्रा क्या है? इनपुट शैल बी अलाउड अप टू, ये मेन बात है जो आपने याद करनी है। नो रिफंड, इसका रिफंड नहीं मिलेगा माय डियर 77 का, लेकिन और ये कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा, ये डेड हो जाएगा। इस बात का क्या मतलब है? नो रिफंड और कैरी फॉरवर्ड, नो रिफंड और कैरी फॉरवर्ड इज इक्वल टू डेड। इनपुट डेड हो जाएगा, इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। टायर 1 रिटेलर को क्या सजा मिलनी है इंटीग्रेट ना करने पे? इनपुट 60% से कम हो जाना है। और इनको क्या सजा मिलनी है? इनपुट विल बी अलाउड अप टू, याद कर लेना इंग्लिश में, इनपुट विल बी अलाउड अप टू आउटपुट। और उनके लिए क्या है? इनपुट विल बी रिड्यूस बाय 60%। ये डेबिट एंड क्रेडिट नोट के आगे लिख लें, चैप्टर 21 में पढ़ेंगे, यहां तो कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा माय डियर, ये बताएं कि ये वाला रिफंड अब कैसे लें? अच्छा आए ना इस पेज पे, ये कब पे करना होता है? पेएबल बाय 15 फरवरी। किसी को याद है? जनवरी की रिटर्न फरवरी में जमा करानी होती है। इट इज पेएबल बाय 15 फरवरी। अच्छा माय डियर, जरा 144 के साथ देखें क्या करना है। 144 क्या है माय डियर? रिफंडेबल ऑन, इसका क्या करना है? इसका क्या करना है? आज जरा इसको भी फारक करें। ये 215 के बारे में भी मैंने आपको कहानी पढ़ाई है सेक्शन 8 के बी में, इसको 8B कहते हैं। सेक्शन 8B में आपको कहानी पढ़ाई है, 8B पढ़ा है मेरे ख्याल से। अब मैं आपको कहानी पढ़ाने लगा हूं 144 के बारे में, सेक्शन नंबर 10 में। जीरो रेट का रिफंड हुकूमत से मांगने का क्या तरीका है? पांव पड़े, धूप में खड़े हो जाएं, चांद सितारे तोड़ के लाएं हुकूमत के लिए, क्या ऐसा करें कि हुकूमत हमें रिफंड दे दे? उसके लिए आप फर्ज कर लें आपने रिटर्न फाइल की ऑन 12 फरवरी। कितने दिन पहले रिटर्न फाइल कर दी? 3 दिन पहले। जब आप रिटर्न फाइल करें, इसके साथ आप दें रिफंड एप्लीकेशन, रिफंड एप्लीकेशन। अब हुकूमत आपको 45 दिन के अंदर रिफंड कर देगी। अब ये फरवरी है तो आगे कुछ लिखा नहीं हो तो 28 दिन ही होंगे। कैलकुलेटर पे लिखें 28 माइनस 12, 28 माइनस 12 16, 45 दिन पूरे कराएं। 16 में डालें 31, कौन से महीने के? नहीं, हम मार्च के 31 ही हैं। 16 में डालें 31,
47 में कितने दिन, ये तो ज्यादा हो गए, तो 47 में से 2, फिर आप ऐसा करें, फिर वो ना करें, फिर आप ऐसा करें, कैलकुलेटर पे लिखें जल्दी से 45 माइनस 16 बाय 29 मार्च गवर्नमेंट विल रिफंड। गवर्नमेंट इंशाल्लाह आपको क्या कर देगी, रिफंड कर देगी। दरमियान में छोटा सा कितने दिन लिखूं, 45 दिन। अब मुझे बताएं इसका जवाब कैसे बदलेगा। अगर मैं रिटर्न 10 फरवरी को जमा करा दूं जरा जल्दी, तो ये क्या हो जाएगा, 27। जितनी रिटर्न जल्दी जमा कराएं तब से 45 दिन शुरू करा लें। असल में असूल यह कि रिफंड एप्लीकेशन जमा कराने से 45 दिन शुरू होते हैं। रिफंड एप्लीकेशन जरा सोच के बताएं कि कब जमा कराई जाती है, जब क्या जमा कराई जाए, रिटर्न। अच्छा, अगर आपने रिटर्न जाके 13 फरवरी को जमा कराई, कोई नहीं, टाइम था अभी। अब 13 फरवरी से आगे जब 45 दिन गिनेंगे तो माय डियर कब पूरे होंगे, 30 मार्च को। तो व्हाट इज द रूल, किसी खास तारीख को रिफंड मिलने हैं या रिफंड एप्लीकेशन के बाद 45 दिन में मिलना है। रिफंड एप्लीकेशन कब जमा कराते हैं ये मुझे बता दें, प्लस साइन मैंने लगाया। रिफंड एप्लीकेशन कब जमा कराते हैं, जब रिटर्न जमा करवाते हैं। और अगर कोई एफिशिएंट बंदा 1 फरवरी को जाके रिटर्न जमा करा दे अगले ही दिन, तो उसको रिफंड बहुत जल्दी मिल जाएगा। बहरहाल हमारी मिसाल पे वापस आए, किसी को याद है रिटर्न कब जमा कराई थी हमने, 12 फरवरी को। तो 45 दिन जरा गिनवाए थे आप लोगों ने मुझे, 29 मार्च तक आपको रिफंड मिल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, इसको नोट कर लें, बाय 29 मार्च गवर्नमेंट विल रिफंड। भाई ये सारी कहानी कहां से निकल रही है, जल्दी देखें जल्दी देखें, सारी कहानी कहां से निकल रही है, ये 144 से। ये सारी कहानी किसकी है, विशाखा आपने खुला खुला करके लिखना है नीचे, 144 से लाइन डाल के ले आए, जहां मर्जी ले आए, बस खुला खुला करके नोट करें। ये कहानी 144 की है, टीचर की जबानी, दफा 144 नहीं जी। मैंने समझा कोई कॉन्सेप्चुअल सवाल आने लगा है। कौन सा वाला ऐसी, हाथ खड़ा करें, वो वाला। आई वॉज टोटली प्रिपेयर्ड फॉर अ कॉन्सेप्ट। अच्छा, आज निकल जाए धुंध में, रात को ना निकल जाए, थोड़ी देर वॉक करके आए जरा, कल मिलेंगे। वैसे थोड़ा सा रिस्की भी होता है, गाड़ियां जा रही होती हैं, गाड़ियों को पता ही नहीं होता मोटरसाइकिल वालों को कौन है आगे, वो तो बंदे को लगने के बाद पता चलता है वही बंदा जा रहा थी। अच्छा, हेलमेट पहन के भाई फरमा रहे हैं वॉक किया करें धुंध में। हॉस्टल की छत पे जाने की इजाजत है, ना जाया करें, वैसे भी आप जवान हैं अभी, मुनासिब नहीं छतों पे जाना, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। चुप तू, क्लास के बाद मिली, हद होती है। अच्छा जी चलें, रिफंड एप्लीकेशन आप कब जमा करवाते हैं जरा बताएं, जब रिटर्न। अच्छा मुझे ये ना कहिएगा आपने यहाँ पे लिखा है मैंने रिटर्न 15 फरवरी को जमा कराई, मैंने तो नहीं लिखा, मैंने कहा ये वाला टैक्स आपने 15 तक जमा करवाना है। अगर आप 12 को जाके जमा करा दें तो भी अच्छी बात है, कोई मसला नहीं। बताएं स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, किस दिन के बाद 45 दिन गिनना शुरू करेंगे, जिससे रिफंड एप्लीकेशन दें। अच्छा, रिफंड एप्लीकेशन 15 फरवरी को दे दें या अगर जल्दी रिफंड चाहिए जल्दी दे दें, लेकिन उसका फिर एक काम करना पड़ेगा, आपको रिटर्न जल्दी बनानी पड़ेगी ये सारी, तो रिटर्न जल्दी बना लें। जनवरी की रिटर्न 15 फरवरी तक बना सकते हैं, लेकिन 1 फरवरी को भी बना सकते हैं।
इसने मेरे ख्याल से कहां जाके बनाई है, 12 फरवरी को, तो उसके साथ क्या जमा कराए, उसके 45 दिनों में इसको अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत क्या कर देगी, रिफंड। और फिर अगले महीने की कहानी अलग होगी, अगले महीने की कहानी अलग होगी। ये सालाना रिफंड नहीं मिलेगा माय डियर, ये माहाना रिफंड मिलेगा, ये साथ साथ मिलता रहेगा, ये ईयरली नहीं होगा, ये मंथली होगा। एक और मिसाल, अगर ये महीना होता फरवरी का तो उसी तरह सर्कल चलाएं, फरवरी के रिटर्न हम जमा करवाते 12 मार्च तक फर्ज करें, फिर 12 मार्च से आगे 45 दिन में अगले वाला रिफंड मिल जाएगा। तो एक्सपोर्ट का रिफंड आपको साथ साथ मिलता रहेगा, लेकिन ये जो 490 वाला है ये तो डेट हो जाना ना, 86 वाला, और पता है की खुले है, ये तो डेड हो जाना है। ये कितने दिनों में रिफंड होने हैं, 45 दिनों में रिफंड एप्लीकेशन देने के। और ये वाला नहीं, ये वाला कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा अगर माइनस ना हो सका, और इन द एंड जाके, लेकिन ये ईयरली बेस पे रिफंड होगा, लेकिन ये वाला मंथली बेस पे रिफंड होगा। क्योंकि अभी मैंने आपको पढ़ाया है, इस पे लगता है सेक्शन 8B और इस पे लगता है सेक्शन 10, और ये तो डेड है। साथ वाले ने खुद ही को इतना बुलंद कर लिया है कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। नहीं किया हुआ तो उसके बारे में क्यों सोच रहे हैं, ऐसा उसने कर लिया हो, आप अपने करने की टेंशन करें। पता नहीं वो कितना बुजुर्ग है, रातों को रोता रहता हो अल्लाह के सामने, जागता हो, खड़े होकर इबादत करता हो, 10 साल से कोई गुनाह नहीं किया उसने, इसके बारे में ऐसे ही सोच रहे हैं। ओके, 2025 शुरू हो गया, उसने अभी तक गीबत नहीं की, अल्लाह का शुक्र है। ओके, पढ़ें जी। अगर इनपुट पेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन, अगर इनपुट परचेज बाय रजिस्टर्ड पर्सन। सलाम है उन ऑनलाइन वालों को जो ये लेक्चर फरवरी में अटेंड कर रहे हैं और अभी उनके जो है वो आगे वाले लेक्चर भी रहते हैं। जल्दी कर लो भाई, जल्दी कर लो यार, जल्दी कर लो। बहरहाल एक बच्चा मिला था, उसने लेक्चर ही 1 फरवरी को बाय किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह ही क्वालिफाइड। और लास्ट टाइम भी एक स्टूडेंट ने बताया कि 60 दिनों के अंदर लेक्चर बाय किया आखिरी दिनों में एंड क्वालिफाइड। तो बहरहाल कभी ऐसे लोगों से भी मिलकर देखा करें, आप पता नहीं किन से मिलते रहते हैं। इफ इनपुट पेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन, अगर एक रजिस्टर्ड बंदा इनपुट पे करे ऑन परचेजेस, किस पे, और वो आउटपुट से एक्सीड कर जाए बिकॉज ऑफ, भाई जीरो रेट सेल का तो हमेशा ही इनपुट आउटपुट से एक्सीड कर जाता है ना, क्योंकि जीरो रेट का आउटपुट कितना होता है, 0। फर्ज करें इनपुट है 70 रुपए, तो इसको रिफंड मिलता होता है। इफ इनपुट पेड ऑन परचेज, शुक्र है तूने बता दिया परचेज पे था, हमें भी पता है परचेज पे था, एक्सीड द आउटपुट, इफ इनपुट एक्सीड द बिकॉज ऑफ जीरो रेट सेल, और तो भाई ये दोनों ही 0 है ना, नोट कर लें ये वाला। तो क्या करना है फिर 70 का, एक्सेस कितने, 70 रुपए, शेल मी, कितने दिनों में रिफंड मिलेगा, विद इन 45 डेज ऑफ। रिफंड एप्लीकेशन कब जमा करवाई जाती है, रिफंड एप्लीकेशन कब जमा कराई जाती है, ऑन फाइलिंग रिटर्न के साथ ही रिफंड। एक दिन लेट जमा कराएंगे तो फिर वो आगे से और लेट हो जाएगा। रिटर्न आप 12 को जमा करें, रिफंड एप्लीकेशन 13 को जमा कराएं तो आपकी सुस्ती है, फिर 13 फिर आगे से दिन गिनना शुरू करेंगे हम। बस रिफंड एप्लीकेशन आप जल्दी जल्दी जमा करवा दें, तब आपको जो है वो मिल जाएगा। उसके कितने दिनों में, 45 दिन। रिफंड क्लेम आप कैसे करते हैं वैसे, थ्रू एप्लीकेशन, रिफंड की एप्लीकेशन आप जमा करवाते हैं। ये बंदा कह रहे हैं मुझे 144 दे दो, मुझे 144 दे दो,
एफबीआर ने कहा पुत्र पुत्र तूने इनकम टैक्स मारा हुआ है हमारा। इसने कहा वो तो दूसरा कमरा है, ये दूसरा कमरा है, ये सेल्स टैक्स वाला कमरा है, वो इनकम टैक्स वाला कमरा है। मुझे पता है उधर मैंने तुम्हारा इनकम टैक्स मारा हुआ, इधर मेरा सेल्स टैक्स वापस करो। मैंने कहा चल आजा खलो, हाँ हुण चल 10 आ एडजस्ट करो। इसको क्या करो? अगर आपने हुकूमत का, अगर हुकूमत का इनकम टैक्स पेएबल है 52 और सेल्स टैक्स रिसीवेबल है 70, मैं यही वाला ले लेता हूं। हुकूमत को पेएबल है इनकम टैक्स 52 और इधर रिसीवेबल है 70, तो बताएं आपको रिफंड कितने का मिलेगा? सिर्फ 18 का। क्या करने के बाद? नोट कर लें। कर लिया? आप दोस्त के पीछे पड़े हुए थे, मुझे 70 रुपए दो, 70 रुपए दो, कहते हैं मेरे 52 पहले वापस कर। वही लिखा। कभी थोड़ा सा शोरबा बढ़ा के हमसायों को कुछ पेश करते हैं आप लोग? इस साल, हाँ साल हो गए पेश नहीं किया, कर दिया करें यार। रोजाना ना हो तो हफ्ते में तो एक दफा किसी ना किसी हमसाये को कुछ भेज दिया करें। ओके, कौन कोशिश करेगा आइंदा इंशाल्लाह? हाइब्रिड वाले हाथ खड़ा करें जरा। 1 2 3 बस 4 5, बाकी जरा मेरे कहने पे खड़ा करते हैं, चले हाथ। शुक्रिया। चलो ओके। If a registered person is liable to pay any tax, any default surcharge or any penalty under any other law, under any other law, example given, इनकम टैक्स। पढ़े माय डियर दोबारा। अगर एक रजिस्टर्ड बंदा लायबल है कोई टैक्स डिफॉल्ट सरचार्ज या पेनल्टी पे करने का अंडर एनी अदर लॉ एडमिनिस्ट्रेड बाय बोर्ड, उस लॉ को भी कौन देख रहा है? हाँ ये शर्त है ना, उस लॉ को भी कौन देख रहा हो? बोर्ड ही देख रहा हो। द रिफंड अंडर सेल्स टैक्स शैल बी मेड, हम तुम्हें रिफंड कर देंगे, आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स पेएबल। आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स पेएबल। रिसीवेबल कितने? 70 और पेएबल, इन दोनों को एडजस्ट करें। माशाल्लाह जैसे साथ वाले को घर वाले पुल पैक करके भेजते हैं ना, नीचे स्वेटर ऊपर स्वेटर सब पहना के, आप भी इसी तरह आया करें। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, कंबल ला सकते हैं लेकिन जो सर्दियों में होता है ना, कभी खा पी के लोग इधर पड़े होते हैं, कभी उधर पड़े होते हैं, ये वाली हरकतें ना किया करें, कुर्सी पे बैठ के पढ़ा करें। कंबल में घुस के, रजाई में घुस के थ्योरी याद हो रही है, वो थ्योरी याद होती है फिर और कुछ। पॉइंट नंबर 3, रजाई में घुस के पार्ट भी अटेंड किया कल, आज करना है। एक स्टूडेंट ने किया कल तजर्बा। अच्छा, अगर एक बंदा इनपुट टैक्स क्रेडिट या रिफंड क्लेम करे जो कि अलाउड नहीं है, यानी वो कह रहे हैं मैंने एक्सपोर्ट की चीजें, बाद में कोयटा बॉर्डर के पास वो चीजें पता चली कि वो तो एक्सपोर्ट हुई नहीं, वो तो पाकिस्तान में ही सेल कर दी हैं, वो तो बॉर्डर वालों ने जाने नहीं दी, पाकिस्तान में ही सेल हो गई हैं बाद में।
और आप लोगों ने पहले कहा था, मैंने उनको क्या किया है, एक्सपोर्ट। तो कई लोग एक्सपोर्ट करते हैं, बॉर्डर से चपेट पड़ती है, वापस आ जाते हैं, अब उसको एक्सपोर्ट में ही डाल देते हैं, तो इन लोगों को फिर पकड़ा जाएगा। इनको ऐसे रिफंड नहीं होगा 45 दिनों में, फिर इनको पकड़ लें। अब ऑडिटर फाउंड गिल्टी नहीं, ये लोग खुद फाउंड गिल्टी। वेर अ पर्सन से मुराद कौन है, सेलर। वेर अ सेलर हैज क्लेम्ड इनपुट, जहां एक दुकानदार ने इनपुट माइनस किया अपना, विच वॉज नॉट अलाउड, वो अलाउड नहीं था लेकिन माइनस कर लिया। द केस अगेंस्ट हिम, द केस, उसके खिलाफ केस शुरू कर दें। द केस अगेंस्ट हिम शैल बी कंप्लीटेड विद इन, उसके खिलाफ केस शुरू कर दें और 60 दिनों में केस मुकम्मल करें। लेकिन अगर इंक्वायरी या ऑडिट करना पड़ जाए या इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ जाए तो 60 डेज में बी एक्सटेंडेड अप टू 120। में पिछले वाले 60 शामिल होंगे या ये 60 के बाद शुरू होंगे, शामिल होंगे, क्योंकि लफ्ज क्या लिखा हुआ है, अप टू एक्सटेंडेड। कॉन्सेप्ट की मत मरवानी हो ना तो आपसे आके मरवा लें, यार ये कॉन्सेप्ट की मत मार दो जी, मैं मार देता हूं। बच्चों को पढ़ाया ना करें, उनके फ्यूचर से खेलेंगे आप। 7th 8th 10th 9th वालों को पढ़ा रहे होते हैं। एक्सटेंडेड अप टू लफ्ज बोले ना, अप टू 120 दिन के अंदर अंदर आपके खिलाफ है। 60 डेज में बी एक्सटेंडेड अप टू, यानी 60 को बढ़ा के 120 तक ले जाएंगे, इन एडिशन टू 60 नहीं होंगे ये। तो आम हालात में इंक्वायरी कितने अरसे में पूरी कर ली जाएगी, लेकिन खास हालात में, लेकिन जब 120 दिन होंगे ना तो एक ऑफिसर आएगा जो कम से कम किस लेवल का बंदा होगा, एडिशनल कमिश्नर के लेवल का। एडिशनल कमिश्नर का लेवल मैं आपको दिखा दूं, पता चले कि एडिशनल कमिश्नर का लेवल ही आपको भूला हो। एडिशनल कमिश्नर का लेवल देख लें, असिस्टेंट और डिप्टी से ऊपर के लेवल का बंदा है, तो कम से कम किस लेवल का बंदा आएगा, एडिशनल। रशीद एक केड़े चैप्टर का पहला सफा है, रशीद ओए अच्छा अच्छा अच्छा, चलें चलें, इस तरह ना कागरे रशीदा, मैं जा रही हाँ, पढ़े अब आगे। साथ वाले का नाम रशीद और रशीदा के नाम से सेव करें। ओके, फॉर एनी इंक्वायरी, ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन 60 days may be extended up to 120 days by an officer not below the additional commission। और अगर बोर्ड बीच में पड़ जाए तो फिर इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू, लेकिन अब ये पहले वाले 120 उसमें शामिल होंगे, क्योंकि कौन सा लफ्ज आ रहा है, एक्सटेंडेड अप टू। तो अगर नॉर्मली केस चल रहा हो तो कितने दिन, 60 दिन। एडिशनल कमिश्नर को बीच में डाल लें तो, बोर्ड को बीच में डाल लें तो, और अगर सदर को बीच में डाल लें तो 2 साल। अपना लॉ बना रहे ना, देखो जी, हाँ जी, तो फिर हैं क्या, ब्रंच के टाइम बुलवाते हैं, ये ब्रंच का टाइम होता है ना, ये नहीं, ब्रेकफास्ट का तो गुजर गया हुआ है, लंच का अभी आया नहीं, अजीब अजीब लफ्ज़ निकालनी है हमें। पेज नंबर 549 निकाल लें आप लोग, कॉलेज वाले, पता नहीं क्या कॉलेज वाले। इट इज गुड टू लिव ऑन ओन मनी। यस गाइस, इट इज गुड टू लिव ऑन। ऐसे ऐसे जरा थोड़ा सा चल ले। साथ वाले को थोड़ा जगा दें, यहां पे ठंडा हाथ लगाएं, यहां पे इस जगह पे एग्जैक्ट। समाज एसोसिएट्स इज रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड अल्हम्दुलिल्लाह समाज इज आल्सो एंगेज्ड विद मुआशरा इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल एंड अदर कंज्यूमर गुड्स। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एसएस रिकॉर्ड्स। पेज नंबर पुत्र मैं नहीं दसांगा, ये 548 से अगला सफा है।
इंक्लूड एक ही है। मैनू लगता है पुत्र तू घरों वेख के आए हैं, मैं भी आइंदा घरों वेख के आना है। फिर पैकिंग मटीरियल फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड, बस इस फिगर में मसला है, बाकी 12 बार डाल दें। भाई इस सेल को कहां डालें, बोले इस सेल को कहां डालें? यार ऐसे ना करो ना खामोशी से। इस सेल को कहां डालें? इस सेल को कहां डालें? रशीद इनू किथे पाइए? टू पर्सन्स रजिस्टर्ड एज एक्सपोर्टर, तो इसके तो 18 में डालेंगे माय डियर। असल में ये उन लोगों को बिक रही है जिन्होंने आगे एक्सपोर्ट करनी है, तो हमारे लिए तो लोकल सेल है। तो फॉर अस इट इज लोकल सेल। उनके लिए कौन सी सेल होगी? मैंने एक्सपोर्टर को बेची या मैं एक्सपोर्टर हूं? तो मैं तो बस 118 की बेचूं, आगे आगे उसका मसला है, एक्सपोर्ट करे ना करे। बाद में पता चले वो एक्सपोर्ट ना भी करे, मुझे उससे क्या, वो एक्सपोर्टर है। मैं तो उसको 100 वाली चीज कितने की बेचूंगा? अच्छा अगर मैं खुद एक्सपोर्ट करने लग जाऊं कल कला को, आई एम एक्सपोर्टर या आई एम सेलिंग टू एक्सपोर्टर? जनरल टायर मेरे ख्याल से तो होंडा को 1,18,000 का टायर बेचे, आगे होंडा की मर्जी है, वो एक्सपोर्टर है तो आगे एक्सपोर्ट करे, बाद में होंडा को रिफंड मिल जाएगा, कोई मसला नहीं। प्लीज टेल मी अगेन, आई एम एक्सपोर्टर और अगला बंदा एक्सपोर्टर है, तो मैं तो एक्सपोर्टर को 118 की चीज बेच दूं। अच्छा इसमें अब होगा ये कि वो बेचारा 118 दे देगा, वो बाद में अपनी जीरो रेट सेल में से ये 18 रिफंड मांग लेगा, उसमें क्या टेंशन है? एक्सपोर्टर ने तो रिफंड मांग ही लेना इन द एंड। लेकिन फिलहाल मेरी जिम्मेदारी बताएं, मैं एक्सपोर्टर हूं या मैंने एक्सपोर्टर को बेचा? तो मुझे काफ्ते ये ने कुछ कहा है कि, सॉरी मुझे डीओजी ने कुछ कहा है कि मैं उसके ऊपर जो है वो 0% लगाऊं? सॉरी, ओके चलें इसको डालें। वर्किंग नंबर चुपें टैक्सेबल सेल तो होलसेलर वगैरह कितनी? पुत्र सेल पे 7-7 18% नहीं लगाना। टू कॉर्पोरेट कस्टमर बोलें 300, टू कॉर्पोरेट कस्टमर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, टू कॉर्पोरेट कस्टमर जी 200। ये कौन सी सेल है? रजिस्टर्ड स्लैश अदर्स। अदर्स में बताऊंगा क्या होता है, बीच में आया। टू अनरजिस्टर्ड कितनी? सेल एज एक्सपोर्टर या सेल टू एक्सपोर्टर? तो फिर 18% ही है, 625। चलिए अच्छा अगर ना जीरो रेट और एग्जेम्प्ट सेल ना हुई ना, तो मैंने फिर वर्किंग टू नहीं खोलनी। ऐसे ना देखें मुझे प्लीज, ये कोई तरीका नहीं देखने का।
मैंने नहीं खोलनी वर्किंग, जब आप लोग जो मर्जी जैसे मर्जी देखें, क्लास के बाद आके बेशक देखें, मैंने नहीं खोलनी वर्किंग 2 अगर जीरो रेट और एग्जाम्प्ट सेल ना हुई तो। फिर बस वर्किंग 1 ही करेंगे और बार बार न्यूमेरिकल सॉल्व करके बस निकल जाएंगे इस दरवाजे से। चलें जी आगे। तो अभी तक कोई जीरो रेट और एग्जाम्प्ट सेल सवाल में नहीं है, तो वर्किंग 2 करने की ज़रूरत नहीं है। काली के चौथे करने हैं या फेस पे ले जाएंगे? काली लाल को आज फेस पे ले जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, पहली लाइन माय डियर दोबारा पढ़ें, अब नोट करना छोड़ दें, इनको समझाएं जरा, नोट करें। पहली लाइन दोबारा पढ़ें। आपने रजिस्टर्ड कस्टमर्स को चीज़ें बेची हैं, कई होलसेलर्स हैं, कई डीलर्स हैं, कई रिटेलर्स हैं, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कंपनीज को चीज़ें बेची हैं, कंपनीज को चीज़ें बेची हैं। कुछ चीज़ें आपने बना के बेची हैं, कुछ आपने खरीद के बेची हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? असल लाइन ये है, सेल टू रजिस्टर्ड, सेल टू रजिस्टर्ड, सेल टू रजिस्टर्ड, सेल टू अनरजिस्टर्ड। आगे चलें जी। रॉ मटेरियल आपने खरीदा है किससे? तो 7-18% लगाते हैं। वर्किंग इट पुट इन पुट अदर्स और मशीन स्लैश इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर। जी बोलें इनटू 160। चलें जी आगे। ओके, फिनिश गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन्स। क्या करें भाई? बोलें परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डेड होती हैं। ज़ाहिर बात है, आप अनरजिस्टर्ड बंदे से चीज़ें खरीदने गए, वो खुद अनरजिस्टर्ड है, तो आपको डीओजी ने बीआईटी की है कि आप उसको 18% पे करेंगे। मेरे ख्याल से अगर कोई कर भी ले डीओजी बीआईटी तो फिर भी उसको 18% ना पे कीजिएगा। परचेज फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रैकेट में इनएडमिसिबल भी लिख दिया करें परचेजेस के साथ, सेल के साथ नहीं लफ्ज लिखना इनएडमिसिबल। आई कैप लिखता है परचेज, ब्रैकेट में लफ्ज इनएडमिसिबल लिख दिया करें, जहां डैश डालते हैं वहां पे, यानी ये परचेज रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं है। पैकिंग मटेरियल को अंदर लिख लें क्योंकि नीचे पैकिंग मटेरियल में कोई मसला है। हाँ जी, इसको भी छोड़ दें इधर ही। ओ तेरी खैर, छिक के रख। लोकल मशीनरी फ्रॉम मशीन फ्रॉम अनरजिस्टर्ड कितनी? हाँ जी, डैश डाल दें, ये भी डेड होगी। हर परचेज जो अनरजिस्टर्ड से है वो मर जाएगी। चप्पला पहन के आंदे, चप्पला पहन के क्लास से आंदे, शर्म नहीं आती तेन? चप्पला पहन के आंदा है, तेन चप्पल मारनी तेरी चप्पल। माय डियर कोई मसला नहीं, आगे चलो, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, चप्पल की खैर है। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री। अच्छा भाई, ये बात भी सुन लें आज कि अगर आप कभी परचेज करेंगे फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री तो यू विल नॉट पे टैक्स। वजह बताएं क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कॉटेज इंडस्ट्री खुद एक छोटी इंडस्ट्री होती है, तो इसने जब अपने आप को रजिस्टर कराना ही नहीं, तो फिर हम पागल हैं कि हम जो है वो इसको 18 रुपये दे के आएँ। वो तो छोटी सी इंडस्ट्री है, घरों के अंदर कहीं खुली हुई है, 10 से कम एम्प्लॉयज़ हैं। मैं कहता छोटा मोटा बिजनेस है, इसे अपने आप को रजिस्टर ना भी कराए तो खैर है। तो कॉटेज इंडस्ट्री ने आमतौर पे अपने आप को क्या रखा होता है? तो ये भी अनरजिस्टर्ड ही है,
अनरजिस्टर्ड ही है, लेकिन ये बात अपनी जगह कि इट इज़ नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड। लॉ में भी इसको रजिस्ट्रेशन कराना कोई ज़रूरी नहीं है। तो बता दें, छोटी सी इंडस्ट्री से जाके चीज़ें खरीदेंगे तो सेल्स टैक्स के लॉ में इसको रजिस्टर ही कराने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर जाहिर बात है, अगर रजिस्टर नहीं उसने अपने आप को कराया हो तो उसके पास सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो वो हमें बिल जो बना के देगा वो 118 रुपये का बना के नहीं दे सकता, वो 100 रुपये का बिल बना के देगा। तो आप 100 रुपये पे करके आ जाए, यानी ये 20,000 ही उससे पे करेंगे, 20,000 जमा 18% पे नहीं करेंगे। तो आज एक चीज़ सुने, परचेज फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री को भी डेड कर दिया करेंगे, क्योंकि इसमें हमने टैक्स ही नहीं पे किया। ये अनरजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड टाइप की है, यानी कि अनरजिस्टर्ड बुरी वाली नहीं है, अच्छी वाली अनरजिस्टर्ड कह सकते हैं आप इसको। अच्छा, वो कुछ और था, वो एक दिन हमने पढ़ा था सेल टू कॉटेज इंडस्ट्री, ये किसी सवाल में आएगा, मैं फिर दोनों का डिफरेंस बताऊंगा, उसको ना मिक्स करेंगे। मैंने जाके कॉटेज इंडस्ट्री को चीजें बेची, वो कोई और कॉन्सेप्ट था। फिलहाल आज की क्लास में मैं क्या कह रहा हूं, मैं कोई छोटी सी कॉटेज इंडस्ट्री से चीजें खरीदने गया, ये मैं कह रहा हूं। उसकी सेल इंशाल्लाह अगर कभी आई ना, सेल कॉटेज इंडस्ट्री को, वो फिर मैं यहां पे डिस्कस करूंगा आपसे कि इधर जानी है या इधर जानी है, वो अलग बात है। मैं आज क्या करने जा रहा हूं, चीजें खरीदने जा रहा हूं। तो लिखें बड़ा बड़ा लफ्ज, परचेज फ्रॉम कितनी, इनएडमिसिबल लिखते हैं आगे 200, मैं कहते थे 200 हो गया थे 2084 में। मत्था तेरा क्यों नहीं नजर आता क्लास में, ये मत्था, इसके बाल कटाओ यार। प्लीज इस तरह ना आगे का करें, क्लास के बाद पर्सनल कमेंट्स क्यों देते हैं। थोड़ी सी अब इजाजत दे दें, पहले लेक्चर में आप लोगों ने इजाजत नहीं दी थी, लेकिन 90 लेक्चरों के बाद अब कितने लोग इजाजत दे देते हैं। तो आपने तो पहले में भी दे दी थी इजाजत पर्सनल कमेंट्स देने की बच्चे को, इंशाल्लाह आपको हर्ट नहीं करेगा बहुत ज्यादा। अच्छा, इंपोर्ट्स फिनिश गुड्स, ओए होए 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 मड़ा, इसमें 20% कस्टम ड्यूटी पड़ी है, नहीं पड़ी रहे क्या मतलब लुट मची हुई है, पड़ी रहे, ये हमारा खाला जी का घर है, पड़ी रहे, क्यों पड़ी रहे। आपको इस तरह जवाब देना चाहिए था, एज पर द डेफिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई विच आई फॉरगॉट, व्हाट आई रिमेंबर फ्रॉम दैट फॉरगॉटन इज कि इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, पेज नंबर 507 पे, इंपोर्टेड गुड्स के केस में, अल्लाह आपका भला करे, इंपोर्टेड गुड्स के केस में कस्टम ड्यूटी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी सब डाल के फिर वीओएस निकलता है। तो क्या करूं, डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 100 करके प्राइस निकाल लूं चीज की, फिर लगाऊं 18%, या इसको पड़ा रहने दूं। और अगर खुदा ना खास्ता कस्टम ड्यूटी लॉ कहता ना पड़ी होती तो इसको डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 100 करके इसकी ओरिजिनल प्राइस निकालते। अभी प्राइस जमा कस्टम ड्यूटी दोनों पड़ी हुई है, तो पड़ी रहने दें। ये फिगर इस वक्त 120 पे है, लेकिन कोई मसला नहीं, हमें क्या, ये 120 कुछ और है, ये सेल्स टैक्स वाला 20 नहीं है, ये किसी और लॉ वाला 20 है। बस इसके केस में आपको एक चीज याद है, हमने कहा था कोई लफ्ज बोलें, कोई लफ्ज बोलते हैं, आज हाइब्रिड वाले बोलते हैं, आई शुड होल्ड गुड डिक्लेरेशन, मेरे पास गुड डिक्लेरेशन होना चाहिए, तो मैं इंपोर्टेड चीज का परचेज भी रिकॉर्ड कर सकता हूं। और अगर मैंने नीलामी में खरीदी है तो ट्रेजरी चालान होना चाहिए, और अगर मैंने लोकल परचेज किए हैं जनरल टायर से तो टैक्स इनवॉइस होनी चाहिए। ये मैं घर में जरा पढ़ा हूँ आजकल, तो वो मैंने आपको कहा मैं जरा रोब डाल दूं, थोड़ा सा शौकी मार दूं, वो मैं थोड़ी सी मार रहा हूँ। परचेज इंपोर्टेड गुड्स, मेरे पेपर है पता नहीं, परचेज इंपोर्टेड, ठीक है, 2 कर लो, और कुछ चलें। इसका क्या करना है, पहले एडजस्टमेंट का आराम से करें, 29 मिनट पड़े हैं, 2-2 3-3 मिनट हर एडजस्टमेंट के लिए हैं। इसमें मैं H2O पी लूं।
क्या करने हैं भाई? हाथ खड़ा करो, मैं हाथ ले जाने, हाथ खड़ा करो। पॉइंट 1 का क्या करना है? पैकिंग मटेरियल फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड, वेल डन, आपने सही लफ्ज बोला है। अच्छा जी, ऑन टाइम हो गया। पैकिंग मटेरियल फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड मटेरियल ऑफ 1.5 लाख, जो कि पैकिंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स के लिए था, लेकिन ये मोटर्स पैक होने के बाद अभी तक हमारे पास पड़ी हुई हैं। तो परचेज ऐसी जो हमारे पास पड़ी हो उसका देख लेते हैं क्या करना है। परचेज ऐसी जो हमारे पास पड़ी हो, अभी तक आगे बिकी ना हो, तो इस परचेज का हमने क्या करना है। तो पेज नंबर 514 पे हमने पढ़ा था कि इनपुट को माइनस कर दो, चाहे वो चीजें बिक चुकी हैं चाहे अभी पड़ी हैं, इससे कोई फर्क। तो पेपर में इस तरह का सवाल आया है कि 80 में से अभी तक 30 की चीजें बिक नहीं सकी और परचेज में पड़ी हुई हैं। आपको टेंशन मत लो, चुप करके इस पे 18 लगाओ और 12 बार खत्म करो, कोई मसला नहीं। तो सेक्शन 7 के 1 की रोशनी में ये परचेज हमारी जेन्युइन परचेज है, कोई मसला नहीं, इस मलंग को ना छेड़ें। सेक्शन 7 के 1 की रोशनी में इंक्लूड है, बस पढ़ी रहो। फिर बर्फ ने कहा मैं फ्रीजर में पड़ी हूं, पढ़ी रहो, पढ़ी रहो। बंदे ने कहा मैं फ्रीजर में पड़ा हूं, निकालें, जम जाएगा, सर्दियां माय डियर। वो पता नहीं किसने घुसा दिया उसको, बाहर से ताला लगा के चला गया। बंदे का फोन आया आपको फ्रीजर के अंदर से, मैं अंदर पड़ा हूं। डीप फ्रीजर होते वो ऐसे कड्डे उसको, लेकिन जो चीज सही पड़ी हुई है उसको पड़ा रहने। साथ के बैग में खुदा ना खास्ता कभी सिगरेट निकाल दें उसको, निकाल दें, तो क्यों पड़ी रहे। अच्छा जी, पैकिंग मटेरियल फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड, दोस्त से कम इतनी तो दोस्ती होनी चाहिए कि सारी सिगरेटों का डब्बा उठा के आप फेंकें। दोस्त से कम इतनी तो दोस्ती होनी चाहिए कि उसके मोबाइल से सोशल मीडिया ऐप डिलीट कर सकें आप। इतनी तो दोस्ती होनी चाहिए जो उनका टाइम ज़ाया कर रही हो। पैकिंग मटेरियल फ्रॉम ज्यादा होगी, ये दोस्ती डिपेंड करने के बाद डिसीजन होता है। जरा कोई बोल्ड रिस्क ना ले लीजिएगा, बात पता चले बंदे आए हों, इधर से आपने बुलाए उधर से आपके दोस्त ने बंदे बुलाए हों, ये मेरे मोबाइल में ये चीज़ें डिलीट मार दी हैं। कंपनी जिम्मेदार नहीं है ये स्टेटमेंट देने के बाद। हाँ जी बोलें, क्या करें? नहीं, ये क्लोजिंग स्टॉक में पड़ी है, अभी तक बिकी नहीं। जो चीज बिकी नहीं उसको क्यों आप परचेज में डाल रहे हैं? हम पढ़ के आए हैं, इसको परचेज में पड़ा रहने दें। ऐसे क्यों सवाल पूछ रहे हैं? जो चीज बिकी नहीं इसको परचेज में क्यों पड़ा रहने दें? पड़ा रहने दें, क्योंकि हमने एक दिन क्लास के अंदर पढ़ा था, जब मैं खराटे ले रहा था तो आपने पढ़ाया था कि इनपुट माइनस करने की इजाजत है, चाहे सेल उनकी चीजों की हो गई है चाहे नहीं हुई, कोई मसला ही नहीं, पड़ा रहने दें, पड़ा रहने दें। चलें जी आगे 18 लगा दें, वो एंड पे भी लग जाएगा, वो एंड पे भी लग जाएगा। ओके, साथ साथ हेलो। अभी किसी ने बताना है उधर पे शुरू छोटी ब्रैकेट से किया है, खत्म बड़ी ब्रैकेट में किया है, ये क्या हो रहा है इस क्लास में? मैं जा रहा हूं खोलने दरवाजा। एक रजिस्टर्ड बंदा है, उसने सप्लाई की हैं चीजें 50,000 की हमें। ये परचेज है सेल है? मुझे तो यही नहीं पता चला ये परचेज है या सेल है। A registered supplier had supplied goods to us, तो उसने हमें बेची है ना, तो हमारे लिए ये क्या है? परचेज। भाईजान आइज ओपन, क्लास हो रही है। हाउएवर हमने अभी तक इसका बिल नहीं मिला, हमें अभी तक इसका बिल नहीं मिला।
तो सेक्शन 7 का 2 लगेगा। वो डू नॉट होल्ड इनवॉइस, हमें बिल नहीं मिला। ही होल्ड्स या ही डिड नॉट होल्ड, a registered person shall not be allowed to minus input unless he holds, जब तक कि वो होल्ड ना करे। तो होल्ड नहीं कर रहा तो क्या करें, इसको डेड कर दें, लेकिन ये तो पड़ी नहीं परचेज में, तो बस डैश डाल के लिख दें। कौन सी परचेज? फॉर विच नो इनवॉइस हेल्ड, रुपीज, आगे इनएडमिसिबल का लफ्ज लिख दीजिएगा, मैं तो आगे डैश डाल रहा हूं। क्यों, ये क्यों इनएडमिसिबल है? ऐसी परचेज ही क्या जिसका बिल हमारे पास नहीं है, फिर कैसे साबित करेंगे उनको ये हमारी परचेज है? तो परचेज के रिकॉर्ड करने के लिए कल एक शर्त पड़ी थी, शायद आपको याद हो। नहीं पड़ी थी, कल नहीं, परसों पड़ी थी, कल पड़ी थी, टैक्स इनवॉइस। बोला करें परसों पड़ी थी, डंके की चोट पे बोला करें, पता भी चले टंटे में आप। ओके, मुझे ऐसे ना देखने थी, लेदर जैकेट उतार देनी है। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 3, इनपुट है अप्रैल का, कोई भूल गया था रिकॉर्ड करना। इनएडवर्टेंटली, कौन सा टेंटली? कुड नॉट बी रिकॉर्डेड। इनपुट रिकॉर्ड करना भूल गया था अप्रैल को। हमारा कौन सा महीना है यार? तो ऐसे ही बता देता, मैं सेक्शन 7 ही पढ़ के आ जाता घर से। सेक्शन 7 के 1 की आखिरी 2 लाइनें, मैं तो सेक्शन 7 को इजी ले रहा था, तो यही तो सेक्शन निकला काम का। इसका मतलब है परसों की क्लास दोबारा जाके पढ़ा देता हूं किसी को। जहां कोई बंदा इनपुट माइनस करना भूल जाए तो वो अगले 6 महीने में कभी भी माइनस कर ले। अप्रैल है ना, मई, जून, जुलाई, सुबह को भूला हुआ शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते, भोला कहते हैं। कोई मत, आ गए हो टाइम पे, आ गए हो, उससे कोई ताल्लुक नहीं, उसे ना 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 वो नहीं, उसने नहीं, ये इंडिपेंडेंट एडजस्टमेंट है, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं। फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन नॉट कॉन्टेक्ट मी बिकॉज इट इज द कॉन्सेप्ट, बस उसका इससे कोई ताल्लुक ही नहीं। चलें जी, बॉल पॉइंट खोलें, दिलों को थाम लें, साथ वाले के दिल पे हाथ रखें। इनपुट ऑफ अप्रैल इन द न्यूमेरिकल ऑफ अगस्त। कर दें रिकॉर्ड दिल थाम के, कोई मसला नहीं। भूला हुआ इनपुट, वो पूछ रहा है इसका दिल किधर है, क्योंकि उसका दिल की लाइन में डाउट हुई, ये पेड़ मारनी होती है। 18% नहीं लगाएंगे जालिमों, उसने इट पुट लिखा हुआ है, उसने इनपुट लिखा हुआ है। मैं तो खुद पुट हूं, मेरे पे 18 लगा हुआ है, तूने 18 लगाया तो एग्जामिनर ने तेरे पे 18 लगा देने, दफा 118। अच्छा जी, प्लीज यार सीरियस ले, दफा 118 का मतलब होता है 6 महीने बाद दोबारा आना। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 4, ऐसे तेरी चप्पल उतार लेने मैंने। ऐसे परचेज्ड हाई क्वालिटी केबल्स, मुझे पता है मेरी टर्न में लो क्वालिटी आ जानी है, फिर मैंने परेशान होना है उधर। ही परचेज हाई क्वालिटी केबलिंग एंड वायरिंग फ्रॉम अ रजिस्टर्ड सप्लायर। क्या करें, परचेज है सेल है? लिखा हुआ है परचेज है, तो क्या है? परचेज है। वर्किंग 1 में डालें, 3 में डालें? वर्किंग 1 में। अनारकली तो नहीं जहन में आ रही मेरी? आप में मसला, अगर अनारकली जहन में आ रही है भाई, उसने कहां लिखा है कि ये तारें जो है वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल के तौर पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूं? उसने बल्कि ऊपर लिखा है इलेक्ट्रॉनिक चीजों का मेरा कारोबार है। तो नहीं, प्रोडक्शन में तो ना समझें, बस ये समझ लें कि दीज आर फॉर सेल, मे बी दीज आर फॉर सेल। तो ये इनका स्टॉक है या फिक्स्ड एसेट के तौर पे बिल्डिंग मटेरियल में यूज हो रहा है?
स्टॉक होगा क्योंकि इलेक्ट्रिकल चीजें हम बेचते हैं, स्टॉक है हमारा, नॉर्मल परचेज में डालें। अगर पड़ा हुआ है तो वो देख लें, फिर बाकी तो इंक्लूड मुझे तो नहीं नजर आ रहा। कहीं नजर आ रहा है 0.4 में इंक्लूड? कहीं देखें नीचे गिरा हुआ 0.4 से इंक्लूड नहीं है, तो फिर क्या करें? परचेज में डाल दें। लेकिन हमने तो पढ़ा था कि वायर्स और केबल्स की परचेज रिकॉर्ड नहीं करनी, वो तो अनारकली के साथ साथ वाली थी ना, तो ये तो सेल के लिए है। परचेज ऑफ केबल्स एंड वायर्स 250। कोई नहीं भाई, अगर जगह कम होगी तो हम यहां से मिटा के इसको थोड़ा सा नीचे कर लेंगे। अच्छा थोड़ी जगह काट हो रही है, मैं कंपनी जिम्मेदार नहीं। वर्किंग मान के लिए 4 सफे छोड़ दिया करो। 45। पांच ठीक है, ये तो मौका था बातें करने का, लेकिन मुझे भी राइट है बात करने का। 0.5 ऑन 5 अगस्त 2016 हमारे महीने के 5वें दिन हमें 6 लाख रुपया मिला है अगेंस्ट सेल ऑफ टुबारी इलेक्ट्रॉनिक्स, और हमने ये चीजें डिलीवर करनी है इंशाल्लाह सितंबर में। आप बता दें भाई, कैश आया इस महीने, चीजें बेचनी है अगले महीने। My dear examiner, what I remember, as per the definition of time of supply, the supply will be recorded at the time at which the goods are delivered or when the cash is received. So in this case, the cash is received earlier. That's why I will record this sale. और अगर पड़ी होती तो इग्नोर कर देते, क्योंकि फिर तो पड़ी हुई थी। लेकिन आप डाल दें, वैसे ये सेल में डालना है परचेज में? अच्छा, रिसीव्ड एडवांस, तो ये पैसे आ रहे हैं तो ये सेल में है। आगे भी उसने लिखा हुआ ना, अगले साल बेचनी है, अगले महीने, सेल में डाल दें। हाँ, रजिस्टर्ड में ही डाल दें। अरे रहने दे, मैंने देख लिया है। बेटा मैं ले हूं प्लेट खुद उठा के। ऐसे मोबाइल में तुन्ने होते हो, पता ही नहीं चल रहा होता मैं क्या कह रही हूँ। अम्मियां आजकल ये फिक्रे बोल रही हैं बच्चों से, ये जमाना आ गया। आपके पूरे मोहल्ले में कोई ऐसा घर नहीं होना चाहिए। ऐसा ऐसा ये मेहनत पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में चलानी है क्या? पॉइंट नंबर 6, अनदर मशीन। तू मशीना दी बरात लानी, सॉरी यार मुंह से निकल जाता है कभी, अगर आपको बुरा लगता है तो लगे। अनदर मशीन परचेज फॉर 2 लाख, इट इज ओहो, ये किस पे पड़ा है? 118 पे। वैसे बाकी सारी फिगर्स, इसका इसके साथ हो गया था गड़बड़। अच्छा, बाकी सारी फिगर्स एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स हैं, लेकिन ये वाली फिगर तो इसको 118 पे पड़ी है। माकिन नहीं, मल्टीप्लाइड में 100 करके फिर दोबारा 18 लगाना है तो पूरी रात यही करते रहेंगे, फिर डायरेक्ट 18 लगा दें। तो आज के बाद जिस फिगर में, आज आप लोग जो है ना बस हंसने के मूड में लग रहे हैं सिर्फ, आज के बाद जो फिगर भी 118 पे पड़ी होगी तो उसको डिवाइडेड बाय 118 मल्टीप्लाइड बाय 18 कर देंगे। एक मशीन हमने अनरजिस्टर्ड बंदे से खरीदी थी, एक मशीन हमने रजिस्टर्ड बंदे से खरीदी। क्या सवाल पूछे इन्होंने? कुछ नहीं भाई, सवाल पूछेंगे तो मुझे पता चलेगा ना क्या समझ नहीं आ रही। तो आज के बाद अगर कभी लिखा हो इट इज इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स, तो ये कितने पे है? देखें, एक बंदे ने बाजार में 236 रुपए की चीज खरीदी और उसने कहा इसमें सेल्स टैक्स पड़ा हुआ है, तो फिर ये फिगर किस पे है? 100 पे है, 118 पे है? 118 पे।
लिक्विड नाइट्रोजन मुझे कभी बचपन में समझ नहीं आया था, हद होती है। चलो आगे पढ़े। अच्छा जी भाई, लिक्विड नाइट्रोजन को छोड़ें, आप एडजस्टमेंट पढ़ें। वो लिक्विड की जगह आपके टाइम में सॉलिड आ जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा? मुझे तो लिक्विड का बताया था, सॉलिड का तो मुझे बता के नहीं भेजा था सामने, वो तो मैशमेलो। अच्छा, ऑन 10 फरवरी 2016, 10 फरवरी 2016 को सेक्शन का नंबर बोले कोई बच्चा, सेक्शन याद नहीं, लेकिन नंबर याद है उसको, बच्चे को, अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़े। सेक्शन 73 इधर किसने बोला पहले, किसने बोला पहले, किसने बोला पहले? लड़ाई होगी, मुझे नहीं पता किसने बोला। ऑन 10 फरवरी 2016 ऐसे परचेस्ड लिक्विड नाइट्रोजन वर्थ ₹3 लाख फ्रॉम मुगल केमिकल्स ऑन उधार। बहुत पुरानी बात है, 10 फरवरी की बात है, हम तो अगस्त में खड़े हैं। इंडिया आजाद होते ही 15 अगस्त को हमने उसको पेमेंट कर दी, अल्हम्दुलिल्लाह, क्रॉस चेक के जरिए। अच्छा भाई, ये असल में बात थी जो समझने वाली थी। जब भी उधार की परचेज आ जाए ना, तो फिर आपने इसके और इसके दरमियान 180 दिन गिनने होते हैं। अब कैलकुलेटर पे आप लिखें, 2016 लीप का साल है, 16, 20, 24। कैलकुलेटर पे लिखें 29 माइनस 16, 13। 29 माइनस 10, 29 माइनस 10, 19। मार्च, यार 180 तो हो गए होंगे। ओहो, अभी तो सफर शुरू हुआ है। ये वो लोग होते हैं जो बस चले तो पूछते हैं आगे इस्लामाबाद, चपेट अभी लाहौर में ही है, अभी तो ठोकर पे पहुंचे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी कहाँ 180 दिन पूरे हैं, चलो चलने तो नहीं, आगे हो गए होंगे। अब तो चपेट चलने तो दे, बस को 180 हो गए होंगे। अब चुप कर जा, तू मुंह पे टेप लगा ले। मुझे लग रहा है आगे निकल जाने तुम लोगों ने, और चुप, आगे निकल जाने। देखा ना, मैं चुप किया, तुम लोग आगे निकल गए। मैं इसलिए बार बार पूछता था इस्लामाबाद आ गया या नहीं आ गया। पता नहीं अब कहां पहुंचे हुए तुम लोग, मर्दान पहुंच गए हो। चपेड़, वापस आए जरा, चलो यू टर्न मारो। अच्छा, यहां तक कितने दिन हो गए हैं? 170। मैंने कहा था ये 7 टोटल कराने के लिए ना 7 वाले को रखना है, 7 टोटल कराई रखना है। जब 180 पे पहुंचने वाले होंगे ना, आप बता दें अगले महीने के पूरे दिन डाल दूं तो क्या नुकसान होगा? मंजिल से भी आगे निकल जाऊंगा, जिन्हें मंजिलों पे खबर। अच्छा, तो मंजिल से भी आगे निकल जाऊंगा। तो लिखें, इसके साथ लिखें पेमेंट 8 अगस्त तक हो जानी चाहिए थी। पेमेंट 8 अगस्त तक हो जानी चाहिए थी। साई पे फोकस करना है आपने। चलें, जो बच्चे अकलमंद थे वो ये नोट करे थे। पेमेंट 8 अगस्त तक हो जानी चाहिए थी। आगे लिखें सेक्शन 73 जो कल पढ़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी माय डियर। ओए, ये तो 15 अगस्त को पेमेंट हुई है। लिखें लेट पेमेंट हुई है, अब सजा 15 अगस्त को पेमेंट हुई है, इसलिए अब सजा मिलेगी अगस्त में। लेट पेमेंट हुई है, 8 अगस्त को नहीं चाहिए थी ना, 15 अगस्त को हुई है। लिखें 15 अगस्त को पेमेंट हुई है, इसलिए अब सजा मिलेगी वर्किंग 1 में। लिख लो बेटा, लेट पेमेंट हुई है 15 अगस्त को, इसलिए अब सजा मिलेगी वर्किंग 1 में। कल तरीका बताया था सजा देने का, चपेड़ा मारो, हद होगी। मैंने तो सजा देने का इधर तरीका बताया था। वर्किंग 1 में क्या करो, परचेज उल्टा दें। अच्छा, अब हम ऊपर वाली किसी परचेज को माइनस नहीं कर रहे माय डियर,
वर्किंग 1 में मैं इसको उल्टाऊंगा, लेकिन ऊपर वाली किसी परचेज को माइनस नहीं कर रहे। असल में आप इस तरह समझ लें, शायद 6 महीने पुरानी वर्किंग 1 को आज आके सेट कर रहे हैं इस न्यूमेरिकल में, इस तरह समझ लें कुछ। तो 6 महीने फरवरी में ये परचेज में गया होगा, लेकिन अब अगस्त में इसको, और अगर ये पेमेंट हो गई होती 7 अगस्त को, तो इस एडजस्टमेंट को न्यूमेरिकल में इस तरह इग्नोर करते, फिर तो टाइम पे पेमेंट होगी ना, फिर तो फरवरी में ऐड हुआ है, ऐड क्यों करना है फिर इसको इस तरह इग्नोर करते जैसे दाल में रोड़े को, जैसे कबाब में हड्डी को, फिर इस तरह इग्नोर करते इसको। डन? तो समझ आ गया कुछ थोड़ा थोड़ा? पेमेंट कब तक होनी चाहिए थी, कब हुई, इसको क्या दे दें, दे दें पेमेंट नॉट इन 180 डेज, 180 दिन में पेमेंट नहीं हुई। अमाउंट बताएं जरा, बड़ा सा नेगेटिव लगाएं। 54 आप लिखें, नेगेटिव साथ वाले से लगवाएं, क्योंकि बड़ा सा नेगेटिव लगाना है, बड़ा सा नेगेटिव। 4 मिनट में फेस बनवा दें, क्योंकि 1 मिनट में टेस्ट डिस्कशन शुरू करनी है, मैंने आपको कहा था। इधर से टोटल करा दें पहले। हाँ जी, 4600। सिंपल सी बात है भाई, 8 अगस्त तक 8 अगस्त तक पेमेंट होनी चाहिए थी, हुई कब, 15 अगस्त को। तो बताएं मुजरिम साबित हो गया या नहीं? बस सजा कैसे देनी है, परचेज रिकॉर्ड कर दें दोबारा या उल्टा दें, तो ये क्या है मैंने। अब ये एग्जामिनर घर जाके खुद ही ढूंढे वर्किंग 2 किधर है, हमने तो वर्किंग 1 और 3 बस करनी है पेपर में। तो इसका पता है तरीका क्या होता है, फिर यहाँ पे वर्किंग 2 लिख के ऐसे पेपर में काट दीजिएगा कि ऐसे आप उसको जैसे फील हो आपको याद आई थी फिर भूल गई, पता नहीं, जहरी बात है, वो बुरा इंप्रेशन जाएगा। या वर्किंग 3 को काट के 2 कर दीजिएगा, जो भी करना है। अपॉर्शनमेंट काली लाल के तोते करने हैं, क्यों नहीं तोते करने, क्योंकि ना जीरो रेट सेल है ना एग्जाम सेल है। अब न्यूमेरिकल का फेस, आउटपुट $4,600 ज़रब, और यार भूलें तो ना यही वाली फिगर 4,600 इधर आती थी टैक्सेबल सेल के आगे, तो यही वाली उठानी है। अब मैं डब्बा बना के नहीं दिखा रहा क्या क्या चीजें उठानी है, क्योंकि वर्किंग 2 वाला डब्बा बनाया ही नहीं मैंने, तो बस अब 4,600 को उधर उठा ले। अच्छा, आज हमने एक सेक्शन में पढ़ा है कि मशीन के इनपुट को 90% रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, आज पढ़ भी लिया जो मैं काफी अरसे का कह रहा था, मशीन के इनपुट को 90% रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, और दूसरा वो भी बता दिया मैंने आपको कि बाकी इनपुट को 90% रिस्ट्रिक्ट, तो ये तो आपको आदत पड़ी भी है। तो लेस इनपुट लोअर ऑफ, एक्चुअल कितना है 391, नहीं, सबर 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 सबर, और मशीन का 30। पहले यहां तक नोट करें फिर आगे चलते हैं। खाली लाल को लाया जाए बादशाह सलामत, आज हमने उनके तोते नहीं करने, चलो फिर डायरेक्ट उनको मुंह पे ले आए न्यूमेरिकल के। ओके बादशाह सलामत, यहां तो जाले लगे हुए हैं। वजीर मुमलिकत को निकाल दिया जाए। अच्छा जी, प्लस
90% चपेड़ ब्रॉड फॉरवर्ड चाचू ने ले आना है। पिछले महीने ना 90% रिस्ट्रिक्शन की वजह से 10,000 माइनस नहीं हो सका था, तो ये इनपुट है, इस पे 18% नहीं लगाना, इसको कैरी फॉरवर्ड हुआ था, ब्रॉड फॉरवर्ड कर लें। कितना जी? 40 अच्छा, इन दोनों में से कोई लोअर जरा ढूंढे कौन सा है। अच्छा, जब एक्चुअल ही लोअर आ जाए तो कैरी फॉरवर्ड कितना करना है? माइनस कितना जेन्युइन नहीं करना था, और हुआ भी कितना, तो देखिए ना रिस्ट्रिक्शन लगी नहीं, जो इनपुट था सारा माइनस हो गया, अब कैरी फॉरवर्ड चाचू को करना है। सॉरी, ला दो मेरे ते 4% लान लगे आ जा इत्थे इंटू 875। माय डियर, मैं कह रहा था कि 875 पे 4% लगाना है। यार मुझे पश्तो वालों से बात तो कर लेने, उनको पंजाबी समझ नहीं आता तो अपनी ठोकी रख दे हो। तो मैं ये कह रहा था उर्दू ज़बान में कि 875 पे 4% लगाना है। $432 पेबल टू हुकूमत। पूरी रात रोंदे रहे, सवेरे भी उठ के रोंदे रहे, मैं ही कमांगा। जिसने कैरी फॉरवर्ड बोला है वो साथ वाले से जरा समझ ले। हाई ब्रांड में चौथी रो में पैकिंग शुरू हो गई है, बैग के अंदर चीजें डालनी, वापस निकालें। तो हाइट ऑफ एनीथिंग ना, असली इतने बैठे हैं उतने पैकिंग हो रही है। चलें भाई, समीउल्लाह, अच्छा ये सवाल अगर मैं ना कराता तो आपसे कितने % हो जाना था? 50-60%। आसान था मेरे ख्याल से वैसे। अच्छा भाई बंद करो।